एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, ये जिहादी बनते कौन हैं? मतलब कौन है ये लोग? दशकों से दुनिया भर के एनालिस्ट, सरकारें सब इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। तो चलिए, आज हम भी इसकी गहराई में उतरते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं। सोचिए, अप्रैल 2016 का एक दिन, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। वहां अल शबाब का एक मेंबर विस्फोटकों से लदी एक कार लेकर सीधे एक रेस्टोरेंट में घुस जाता है। 5 लोग मारे जाते हैं और बात यहीं खत्म नहीं होती। ठीक उसी दिन हजारों किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में एक तालिबानी सुसाइड बॉम्बर एक बस को टारगेट करता है। 12 और जानें चली जाती हैं। जब भी ऐसी कोई खबर आती है, एक ही सवाल उठता है ना, कि आखिर ये कौन लोग हैं? क्या सोचते हैं ये? कैसे कोई इतनी भयानक, इतनी दिल दहला देने वाली घटनाओं को अंजाम दे सकता है? तो ठीक है, चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। इस आतंक का आखिर चेहरा कौन है? क्या कोई खास प्रोफाइल है? कोई एक तरह का इंसान जो इस रास्ते पर चल पड़ता है? तो देखिए, सबसे पहली और सबसे सीधी सादी जो थ्योरी सामने आई वो ये थी कि ये हमलावर मनोरोगी होते हैं, मतलब साइकोपैथ। लॉजिक ये था कि भाई ऐसा काम तो कोई दिमागी तौर पर बीमार इंसान ही कर सकता है ना? और ये सिर्फ आम सोच नहीं थी। क्रिमिनोलॉजी के प्रोफेसर एंड्रू सिल्क भी यही कहते हैं। उनके मुताबिक कई लोगों के लिए ये बहुत लॉजिकल था कि किसी अनजान की जान लेने के लिए आपके अंदर किसी न किसी तरह का पागलपन तो होना ही चाहिए। और 70 के दशक में जब ऐसी घटनाएं बढ़ीं तो यही विचार, यही थ्योरी सब पर हावी थी। लेकिन इस आसान से दिखने वाले जवाब के पीछे जो सबूत थे वो बहुत कमजोर थे। मतलब ये थियरी आई तो थी साइकियाट्रिस्ट की तरफ से, पर उनके पास कोई पक्का सबूत था ही नहीं। जो शुरुआती रिसर्च थी वो इन लोगों से सीधे बात करके नहीं की गई थी। नहीं, वो तो बस उनकी लिखी किताबों या मीडिया में दिए इंटरव्यूज पर आधारित थी। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जर्मनी का एक कुख्यात गैंग था, बाडर माइनहॉफ गैंग। उसके एक मेंबर एंड्रियास बाडर को सिर्फ अखबारों में छपे आर्टिकल्स पढ़कर मनोरोगी, साइकोपैथ घोषित कर दिया गया था। सोचिए जरा। असल में ना, ये थ्योरी सबके लिए बड़ी सुविधाजनक थी, सरकारों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी। क्यों? क्योंकि अगर आतंकवादी सिर्फ पागल हैं तो ये प्रॉब्लम एक मेंटल हेल्थ इशू बन जाती है। फिर तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसका इलाज हो सकता है, और इससे उन मुश्किल सवालों से भी बचा जा सकता है, वो राजनीतिक या सामाजिक शिकायतें जिनका हल निकालना कहीं ज्यादा पेचीदा और मुश्किल काम है। लेकिन फिर आया 1980 का दशक, और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। रिसर्चर्स ने पहली बार सीधे आतंकवादियों से बात करना शुरू किया। वो जेलों में उनसे मिलने लगे, उनके साथ घंटों बिताने लगे, और जो सच सामने आया उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो जो मनोरोगी वाला मिथक था वो पूरी तरह से टूट गया। जिन भी रिसर्चर्स ने पकड़े गए आतंकवादियों से बात की, उन्हें साइकोपैथ कहने का कोई भी आधार नहीं मिला। एक स्टडी में 11 आतंकवादियों से बात हुई, नतीजा मनोरोग का एक भी सबूत नहीं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात सुनिए, नॉर्दर्न आयरलैंड में एक स्टडी हुई, उसमें आतंकवादियों की मानसिक हालत की तुलना आम नॉन पॉलिटिकल कातलों से की गई, और पता है क्या निकला? आतंकवादियों की मेंटल स्टेट उन कातलों से बेहतर थी। तो जब ये मनोरोगी वाली थ्योरी पूरी तरह से खारिज हो गई तो फिर एक नई थ्योरी ने इसकी जगह ले ली, और वो थी धार्मिक कट्टरपंथी की थ्योरी। खासकर 9/11 हमलों के बाद ये विचार बहुत ज्यादा हावी हो गया। क्या? कि आतंकवादी जो भी करते हैं वो अपनी चरम धार्मिक विचारधारा की वजह से करते हैं। एक नैरेटिव बन गया कि जो इस्लाम को लेकर जितना ज्यादा कट्टर है, जितना ज्यादा मानता है, उसके एक्सट्रीमिस्ट बनने के चांस उतने ही ज्यादा हैं। उस वक्त का माहौल कैसा था, ये पूर्व CIA अधिकारी और साइकियाट्रिस्ट मार्क सेजमैन बताते हैं। वो कहते हैं, उस हमले के बाद पूरा देश एक नई सिचुएशन के लिए तैयार हो रहा था, और किसी के लिए भी ये समझ पाना मुश्किल था कि आखिर क्यों कोई 3000 लोगों को मारने के लिए अपनी जान तक दे देगा। तो असली एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? मतलब वो लोग जिन्होंने असल में इन लोगों के साथ वक्त बिताया है। चलिए अब ये देखते हैं। मार्क सीजमैन 9/11 के बाद की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि एक तरफ थे इंटेलिजेंस एनालिस्ट्स, इनके पास इन्फॉर्मेशन का भंडार था लेकिन समझ नहीं थी, और दूसरी तरफ थे एकेडेमिक्स, इनके पास समझने के तरीके थे, मेथड थे, लेकिन डेटा नहीं था। तो एक गैप था जिसकी वजह से असलियत समझ ही नहीं आ रही थी। और फिर जब एक्सपर्ट्स ने सीधे इन लड़ाकों से बात करना शुरू किया तो पता चला कि गहरी धार्मिक आस्था और उग्रवाद का कोई सीधा कनेक्शन है ही नहीं। मतलब ये कोई भरोसेमंद इंडिकेटर नहीं था। हकीकत उस कहानी से बिल्कुल अलग थी जो हमें बताई जा रही। एक रिसर्चर हैं नफीस हमीद, वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों से बात करते हैं। वो साफ कहते हैं,
कोई एक सिंगल प्रोफाइल है ही नहीं। ये लोग हर बैकग्राउंड से आते हैं, अमीर, गरीब, मिडिल क्लास। कुछ बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ बिल्कुल नहीं। तो आप किसी एक खांचे में इन्हें फिट कर ही नहीं सकते। और सिर्फ उनका सोशल माहौल, बस वही इसका कारण नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो आईसिस में ही देखने को मिलता है। आप देखिए, जो लड़ाके यूरोप से आईसिस में शामिल हुए, उनका मोटिवेशन क्या था? एक वॉरियर आइडेंटिटी की तलाश, योद्धा बनने का ख्वाब। कमाल की बात तो यह है कि उनमें से कई को यह तक नहीं पता था कि शरिया कानून होता क्या है। अब दूसरी तरफ देखिए, इराक के लड़ाके, उनका मोटिवेशन पूरी तरह से अलग। उनके लिए वजह थी पैसा, इकोनॉमिक कारण। आईसिस उन्हें नौकरी दे रहा था, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दे रहा था। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हम एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर पहुंचते हैं। सारे एक्सपर्ट्स अब एक ही बात कह रहे हैं कि असली सवाल ये नहीं है कि कौन आतंकवादी बनता है, असली सवाल है कैसे कोई आतंकवादी बनता है। साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर हैं जॉन हॉगन। जब उनसे पूछा गया कि भाई बताइए किस तरह का इंसान टेररिस्ट बनता है, तो जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? सिर्फ 2 शब्द, वी डोंट नो, हम नहीं जानते। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि 40 साल की रिसर्च के बाद भी हमारे पास आतंकवादी का कोई एक भरोसेमंद प्रोफाइल नहीं है, कोई सिंगल पैटर्न नहीं है, कोई ऐसा सांचा नहीं जिसमें इन सब लोगों को फिट किया जा सके। ऐसा कुछ है ही नहीं। और इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब हमें अपना सवाल ही बदलना होगा। हमें सही सवाल पूछने की जरूरत है। गलत सवाल क्या है? कौन आतंकवादी बनता है या वो ऐसा क्यों करते हैं? ये गलत सवाल है। सही सवाल है, कोई इस रास्ते पर पहुंचता कैसे है? हाउ डज समवन बिकम अ टेररिस्ट? और यहीं से रैडिकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कट्टरपंथ की प्रक्रिया। ये इस बारे में नहीं है कि कोई इंसान पैदा कैसा हुआ है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, नहीं, ये उस पूरे प्रोसेस के बारे में है। वो सफ़र जिससे गुजरकर एक आम इंसान एक हिंसक चरमपंथी बन जाता है। और ये बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे परेशान करने वाले लेकिन सबसे ज़रूरी निष्कर्ष पर ले आती है। एक्सपर्ट्स की आम राय ये है कि अगर हालात सही हों तो लगभग कोई भी इंसान आतंकवादी बन सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कोई एक टाइप है ही नहीं, अगर कोई भी इस रास्ते पर जा सकता है, तो फिर हम इसे रोकेंगे कैसे? इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो ये नई समझ हमारे सामने खड़ा करती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।